हम लोग लोग पसंद डेली करते हैं, तो जिसमें अच्छा। कि चर्चा हर संडे को होता है। तो अच्छा। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ पूरी श्रद्धा के साथ, आप आइए और ईएनटी एस्पेक्ट पर हेल्थ अवेयरनेस के बारे में हम लोगों को कुछ बताइए। जय ओके। जी। जैसा कि प्रेम प्रकाश जी बताए, मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। इन्हीं के साथ एमबीबीएस पटना मेडिकल कॉलेज से किया हूँ और एमएस भी पटना मेडिकल कॉलेज से किया हूँ। अभी मेरा प्राइवेट क्लिनिक बिहार शरीफ और पटना में है। तो मैं आप लोग को ईएनटी के बारे में एक जनरल कंसेप्ट देता हूँ कि ईयर नोज थ्रोट क्या है, उसके डिजीज कैसे होते हैं, उसे कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोग को सादर प्रणाम करता हूँ। तो ईयर नोज और थ्रोट, तो सबसे पहले मैं ईयर पे स्टार्ट करता हूँ कि ईयर में 3 पार्ट होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और एक इंटरनल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को जो साउंड है, साउंड को कंडक्ट करने का सिर्फ काम करती है। जैसे हवा से साउंड को इनर ईयर में पहुंचाने का काम करती है। एक्सटर्नल ऑडिक कैनाल जो है वो सिर्फ पैसेज है, उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आता है, फिर मिडल ईयर कैविटी आता है, उसमें बोन रहते हैं। मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इनर ईयर तक पहुंचाने के लिए एक बोन का कनेक्टिविटी रहता है। 3 बोन रहते हैं, मैलियस, इंकस, स्टेपिस। तो साउंड एक एनर्जी है, वाइब्रेशन के फॉर्म में हवा में तैरते रहती है। वो साउंड को इनर ईयर पकड़ के ब्रेन में ले जाती है और ब्रेन में अपना डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अलग अलग पार्ट ब्रेन पकड़ती है और फिर उसको साउंड के रूप में परसेप्शन ब्रेन में जाता है। तो जो ईयर का डिजीज है, ईयर मेनली एक्सटर्नल ईयर का डिजीज, हम लोग एक्सटर्नल ईयर में 2 पार्ट होते हैं, एक बोनी पार्ट, एक कार्टिलेजिनस पार्ट। आगे में जो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है उसमें कार्टिलेज रहता है, हेयर फॉलिकल रहते हैं, उसी में मेन वैक्स सेरोमिनस ग्लैंड रहता है, वैक्स का ग्लैंड रहता है और पसीने का स्वेट ग्लैंड रहता है। तो जितना भी गंदगी उंदगी जमा होता है कान के आउटर 1/3 में ही जमा होता है, वही धीरे धीरे अंदर जाता है। तो पहला तो मोस्ट कॉमन बीमारी है कान में गंदगी जमा होना, वैक्स। किसी किसी को ज्यादा पसीना चलता है, उसी तरह किसी किसी लोग को ज्यादा वैक्स जमा होता है। तो उसका यदि ज्यादा जमा हो गया तो उसका निदान है कि क्लीनिंग करना। तो ऐसे भी बड से, ड्राई नहीं, वेट कॉटन से बाहर वाले एक्सटर्नल ईयर को बीच बीच में साफ करते रहना चाहिए। यदि ज्यादा गंदगी जमा हो गया तो फिर डॉक्टर के पास जाके उसको साफ करवाना चाहिए। पहले पानी से अंदर डाल के उसको बाहर की ओर निकालते थे, आजकल के जमाने में है कि सक्शन मशीन से दूरबीन से देख के उसको साफ कर देते हैं। ये हुआ एक्सटर्नल पार्ट का। फिर उसमें ज्यादा गंदगी जमा हो जाता है तो हेयर फॉलिकल रहता है, उसमें छोटा छोटा मतलब फरंकुलोसिस हो जाता है, हिंदी में बोल सकते हैं उसको, घाव हो जाता है। तो उसके लिए एंटीबायोटिक वगैरह पड़ता है, पेन किलर पड़ता है, ठीक हो जाता है साफ करके। फिर मिडल ईयर, मोस्ट कॉमन डिजीज ईयर का जो है वो है कान का बहना। कान का बहना का मतलब है कि वो मिडल ईयर में पैथोलॉजी है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे। उसमें क्या होता है कि सर्दी खांसी जनरली साइनस के कारण, नाक और साइनसेस के कारण सर्दी ज्यादा हो जाता है। वो सिक्रेशन अंदर साइनसेस से नाक में नहीं जाके मिडल ईयर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में रप्चर करके बाहर आ जाते हैं। उसको बोलते हैं कि कान बह गया। कान से कोई भी लिक्विड निकलना, पानी निकलना, उसको कान का बहना कहते हैं। कान का बहने का मतलब ही होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो गया है। तो उसमें भी एंटी एलर्जिक, सिट्रीजिन, ये सब दे के पहले सबसाइड कर लेते हैं। 90% जो कान का बहना एंटीबायोटिक और सिट्रीजिन ये सब दवा दे के रिजॉल्व कर जाता है, पर्दा बन जाता है। कोई भी
कान बहता है तो 99%, फिर अपने से बच्चा लोग को, मैक्सिमम लोग को बहता है, फिर ठीक हो जाता है। अपना हीलिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप खुद हीलिंग हो जाता है। जो बच्चा को बराबर सर्दी खांसी होते रहता है, जिसको साइनस का प्रॉब्लम है, एलर्जी का प्रॉब्लम है, यदि उसको क्रोनिक बार बार कान बह जाता है, हीलिंग होता है लेकिन फिर बार बार होने से परमानेंट परफोरेशन रह जाता है, तो उसको फिर उसका इलाज फिर ऑपरेशन हो जाता है। यदि परमानेंट 1 साल 2 साल में छेद नहीं भरा तो उसको परमानेंट इलाज, हम लोग उसको टिम्पैनोप्लास्टी बोलते हैं। कान का पर्दा लगाना, अंदर डिजीज हटा के, जितना भी मिडल ईयर में मैस्टॉइड में डिजीज है उसको हटाकर हम लोग उसको सर्जरी करते हैं, टिम्पैनोप्लास्टी बोलते हैं। हेलो हेलो, जा रहा है हाँ, नेटवर्क? सुन रहे हैं आलोक भाई, सुन रहे हैं। आप ठीक है ना? कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल ठीक बिल्कुल बढ़िया भाई। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। ठीक। ये हो गया मिडल ईयर का मोस्ट कॉमन डिजीज, कान का बहना। अधिक एक्यूट है, मोस्ट कॉमन, उसको विद इन 3 मंथ। अधिक क्रोनिक हो गया तो ज्यादा चांस है कि उसको टिम्पैनोप्लास्टी करना पड़ेगा। 3 महीना से या 6 महीना से ज्यादा कान बहता है तो उसको क्रोनिक सीओसम बोलते हैं। उसमें 2 तरह का होता है। कुछ कुछ बीमारी ऐसा होता है कान बहने का कि उसमें बोन को पकड़ लेता है। 3 बोन होता है बताया जैसा मिडल ईयर में, मैलियस, इंकस, स्टेपिस। यदि कोई भी बोन को पकड़ लिया बीमारी, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है, तो उसका फिर इलाज है कि ऑपरेशन करके ही पूरा बोन, जो डैमेज बोन है उसको हटा के फिर नया कार्टिलेज से रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और कंडक्शन पोर्शन इनर ईयर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक नया पर्दा बनाते हैं और बीच में कार्टिलेज रख के कंडक्शन पाथवे को तैयार करते हैं। ये हो गया मिडल ईयर का मोस्ट कॉमन। फिर उसी में एक आता है ऑटोस्क्लेरोसिस बीमारी। कुछ लोग, ये जेनेटिकली बीमारी होता है मिडल ईयर का, जिसमें बोन जो होता है वो मोबाइल नहीं रह पाता है, वो कंडक्शन मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इनर ईयर नहीं पहुंचा पाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। स्टेपिस का फुट प्लेट फिक्स हो जाता है, उसके लिए फिर सर्जरी करना पड़ता है, स्टेपिस सर्जरी बोलते हैं हम लोग, स्टेपेडेक्टोमी। पूरा स्टेपिस को हटा के फुट प्लेट पे, राउंड ओवल विंडो का फुट प्लेट पे फिर हम लोग एक नया होल बना के और इनर ईयर से कनेक्ट करते हैं इंकस से। ये हो गया ऑटोस्क्लेरोसिस का। फिर आइए ओल्ड एज में मोस्ट कॉमन, हम लोग के जो कान को मेनली बोलते हैं, कान का मेन काम है बैलेंस करना। कान को बोलते हैं हम लोग ऑटो एकॉस्टिक ऑर्गन। कान का पहला काम है बैलेंस करना और दूसरा काम है सुनाई पड़ना। सुनाई पड़ना सेकेंडरी काम है, मेन प्राइमरी काम है कान का बैलेंस करना। तो बोलते हैं ऑटो एकॉस्टिक ऑर्गन। इसमें इसीलिए 2 नर्व है इसमें, एक वेस्टिबुलर नर्व है, एक कॉक्लियर नर्व है। कान के जो नर्व निकलता है 12th क्रेनियल नर्व में, एक 7th फेसियल और 8 नर्व को बोलते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कॉक्लियर कान में 2 पार्ट होता है इनर ईयर में, एक सुनाई के लिए नर्व निकलता है उसको बोलते हैं कॉक्लियर नर्व, और एक नर्व वेस्टिब्यूल से निकलता है उसको वेस्टिबुलर नर्व बोलते हैं। वेस्टिबुल्स का काम है बैलेंस करना। शरीर को हम लोग दाएं आगे पीछे कुछ भी करते हैं, हेड को ऊपर नीचे, सब ब्रेन में जाता है कि मेरा पोजीशन कहाँ है। ऑटोमेटिकली कान से मतलब नर्व इम्पल्स ब्रेन में जाते रहता है। यदि यही इम्पल्स में गड़बड़ी आ जाता है, कभी एक साइड से ज्यादा होने लगा, एक साइड से कम होने लगा, तो चक्कर आता है। तो चक्कर कोई भी ओल्ड एज में या यंग एज में चक्कर आने का मतलब है 90 2 ही पार्ट, या तो कान से या ब्रेन से। तो 90% चक्कर का कारण होता है कान, पेरिफेरल वर्टाइगो बोलते हैं। जो ब्रेन से चक्कर आता है उसको सेंट्रल वर्टाइगो बोलते हैं। तो इनर ईयर में का 2 पार्ट हो गया, एक वेस्टिबुलर पार्ट शरीर को जो बैलेंस करता है, यदि उसमें गड़बड़ी आता है तो शरीर में चक्कर आता है। तो चक्कर आने का मेनली 95% कारण ईयर ही होता है। ईयर में गड़बड़ी के कारण ईयर में वेस्टिबुल होता है, उसके साथ साथ 3 सेमी सर्कुलर केनाल होते हैं।
सुपीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर, तीनों से अलग अलग फायरिंग जाते रहता है। पोजीशन परपेंडिकुलर रहता है, तीनों सुपीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल एकदम 90 डिग्री पे ऐसे रहता है। उसी से फायरिंग ब्रेन में जाते रहता है कि हाँ आपका शरीर किस पोजीशन में है, हेड आपका किस पोजीशन में है, बैलेंस रहता है। बैलेंस और आई से भी कुछ कुछ इम्पल्स जाता है, लेकिन मेनली ईयर से जाता है। इसमें गड़बड़ी के कारण अंदर में जो इनर ईयर इंडोलिम्फ रहता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता है, छोटा छोटा ग्रेन्यूल्स। उसके कारण कभी कभी एक सेमी सर्कुलर केनाल से फायरिंग ज्यादा हो जाता है तो उस साइड में चक्कर आता है, उसको वर्टाइगो बोलते हैं। तो वर्टाइगो का ही मेन कारण है, यदि किसी को चक्कर आए 1 सेकेंड 2 सेकेंड या ज्यादा देर के लिए, तो सबसे पहले ईएनटी के डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि आखिर चक्कर क्यों आ रहा है। वो कुछ टेस्ट होते हैं, कैलोरी टेस्ट और सब कुछ टेस्ट करके आपको क्लिनिकली बता देंगे कि चक्कर कान के कारण आता है कि ब्रेन के कारण आता है। और जैसा रहेगा उसमें कुछ कुछ चक्कर के लिए एक्सरसाइज इलाज है, कुछ चक्कर के लिए दवा इलाज है, और कुछ चक्कर के लिए मान लिया जैसे एज के कारण हम लोग का बोन थिन हो जाता है, कैल्शियम डिपॉजिट कम हो जाता है, तो उसके कारण भी चक्कर आते हैं, नर्व कंप्रेस होता है। तो वो आपको ईएनटी के डॉक्टर क्लिनिकली देख के आपको बता देंगे कि चक्कर क्यों आ रहा है, उस तरह से इलाज संभव होता है। तो इसलिए जब भी चक्कर आए तो सबसे पहले कान के डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ये इनर ईयर। फिर इनर ईयर में दूसरा हुआ कि सुनाई कम पड़ना। ये मोस्ट कॉमन ओल्ड एज में होता है कि 70-80% मतलब 60-70 या और एज 75 साल के बाद जिनका खान पान ठीक नहीं रहता है, कुछ या कुछ ऐसा जेनेटिकली रहता है कि नर्व फाइबर, हम लोग का जो कोक्लियर नर्व है उसमें करीब 3.5-4 लाख जैसे फाइबर ऑप्टिक में बंडल्स रहते हैं, छोटे छोटे फाइबर रहते हैं, उसको मिला के कंडक्ट करते हैं हम लोग का इम्पल्स। मोबाइल का एक टावर जैसे चलता है उसी तरह से कान में करीब 3.5 लाख नर्व फाइबर रहते हैं। तो ओल्ड एज में कुछ नर्व फाइबर डिजेनरेट कर जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, तो कम बचता है, तो 1 लाख 1.5 लाख। तो उसके कारण सुनाई, हम लोग का नॉर्मल सुनाई के लिए जो आवाज का पैमाना है डेसिबल में नापते हैं, जैसे वेट को किलो में नापते हैं उसी तरह के आवाज को नापने के लिए हम लोग का जो इक्विपमेंट है वो डेसिबल में नापते हैं। तो जो ओल्ड एज में डिजेनरेशन के कारण नॉर्मल 20 से 25 डेसिबल हियरिंग पे हम लोग सुनते हैं, तो वो बढ़ के 40 तेज आवाज देने पे हम लोग सुनते हैं 40, 45, 50 हो जाता है। यदि 50 हो गया तो फिर हियरिंग एड का जरूरत पड़ जाता है, वो थोड़ा बहुत तेज बोलने पे सुनाई पड़ता है, उसको सीवियर बोलते हैं। मतलब 40 तक के, 25 से 40 तक के माइल्ड, 40 से 50 तक मॉडरेट, और 50 से ऊपर जो हो जाते हैं उसको सीवियर हियरिंग लॉस बोलते हैं। तो उसमें मशीन का जरूरत पड़ता है। और यदि हल्का फल्का है तो मिथाइल कोलामीन या जिंकोवा एक मॉलिक्यूल आती है, उसको 1-2 महीना देने से ओल्ड एज में आवाज आ जाती है। यदि नहीं आती है तो फिर आजकल बढ़िया बढ़िया मशीन आती है, मशीन कान के अंदर भी लगता है, बाहर भी लगता है। कुछ लोग मशीन को स्क्रीन काट के पीछे से ड्रिल करके अंदर परमानेंट 2 साल 3 साल के लिए बैटरी आती है, अंदर लगवा देते हैं। तो बहुत तरह के मशीन अब आने लगे हैं, 2000 से लेके 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया तक की मशीन आती है। तो ये जनरल हियरिंग का प्रॉब्लम हो गया, मतलब सेंसरी न्यूरल लॉस। कुछ कुछ वायरल सेंसरी न्यूरल लॉस होता है, किसी को एक एकाएक सुनाई कम जाता है, जैसे कोरोना वायरस हुआ उसी तरह का बहुत सारा वायरस होता है जो कान के नर्व को अफेक्ट करता है, पार्टिकुलरली एक साइड को होता है, उसमें कान में सनसनाहट आता है और एकदम कम सुनाई देने लगता है। तो उसका तुरंत ईएनटी के डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसका मेन दवा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, डेक्सोना। यदि विद इन 5 डेज अच्छे डोज में पड़ गया तो रिकवरी बहुत अच्छा है, यदि लेट हो गया तो उसका रिकवरी बहुत अच्छी नहीं। सडन सेंसरी न्यूरल लॉस बोलते हैं उसको। ये मोटा मोटी कान के संबंधी बीमारी है। कान में और
बहुत सारी बीमारियां हैं, उतना डिटेल में जाने की के लिए तो फिर आइए मेनली हम लोग के कंटिनेंट ह्यूमिड वार्म इन्वायरमेंट रहता है, तो हम लोग के यहाँ साइनेसिस नोज और पारानेजल साइनेसिस नाक के बारे में बताते हैं। नाक एक एक्सटर्नल नोज है, नोज में दो नोस्ट्रिल रहते हैं, बीच में सेप्टम रहते हैं। बीच वाले पोर्शन सेप्टम, दोनों साइड नोज में दो नोस्ट्रिल रहते हैं, दोनों अंदर जाके फिर ओरल कैविटी में एक हो जाते हैं, वहां से फिर ट्रैकिया के थ्रू लंग में एयरवे पैसेज। नोज का मेन काम, पहला काम है कि एयरवेज, मतलब जो हम लोग लंग में सांस लेते हैं छोड़ते हैं, नाक के थ्रू जाता है। नाक का मेन काम है एयर को ह्यूमिडिफाई करना। नाक में यदि हवा गया तो उसमें बहुत ज्यादा भाप मिलना चाहिए। यदि ह्यूमिड एयर लंग में जाएगा तो लंग को आराम होगा। लंग मोबाइल ऑर्गन है, फैलते रहता है, ऐसे सिकुड़ते रहता है, उसमें बहुत मतलब मोबिलिटी रहता है, इसलिए घर्तन रहता है। तो उसको हरदम फैलने सिकुड़ने के लिए उसको एकदम वेट होना जरूरी है। जैसे पानी से वेट हो या कुछ लिक्विड से वेट हो, तो लंग जनरली वेट रहता है लिक्विड से, फ्लूइड से, मतलब पानी से। तो नाक का पहला काम है एयर को ह्यूमिडिफाई करना, एयर में भाप मिलाना। यदि ड्राई वेदर होता है तो हम लोग को दिक्कत होता है, मतलब ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में घट जाती है। ड्राई वेदर, या आप अभी गर्मी का सीजन है, आप क्या बोलते हैं इसको, आप घर में ब्लोअर जला के सोते हैं तो उसमें एयर ड्राई हो जाता है, तो उसमें सांस लेने में दिक्कत होता है। नाक में, लंग में जो सांस जाती है वो ड्राई एयर जाती है, लंग के लिए हानिकारक है, लंग को डैमेज करता है। इसलिए ये सब मतलब नाक का मेन ह्यूमिडिफिकेशन। पानी, दूसरा काम है नाक का स्मेल। नाक में ऑल्फैक्टरी नर्व रहते हैं, रूट ऑफ नोज पे, वो स्मेल ब्रेन में जाते हैं। पहला काम एयरवेज, दूसरा काम ह्यूमिडिफिकेशन, और तीसरा काम है ऑल्फैक्शन, मतलब सुगंध। टेस्ट टंग पे रहता है, और स्मेल के लिए नाक में साइनसेस, नाक के ऊपरी पोर्शन पे ऑल्फैक्टरी बल्ब रहता है, उसी से हम लोग स्मेल पता करते हैं कि कैसा स्मेल है। तो नाक का जो बीमारी होता है मेनली एयरवेज का होता है। नाक की हड्डी टेढ़ा रहे, नाक की म्यूकोसा में एलर्जी होता है, उसमें सूजन आ जाता है, तो नाक का एयरवेज पैसेज कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। यदि मुंह से सांस लेते हैं तो मुंह में ह्यूमिडिफिकेशन ओरल कैविटी से नहीं होता है, ड्राई एयर लंग में जाता है तो दिक्कत होता है। इसलिए किसी को नाक बंद हो जाए तो मुंह से सांस लेने में परेशानी होती है, क्योंकि उसके थ्रू ड्राई एयर जाता है। और हम लोग का बनावट ऐसा है कि लंग से ही सांस लेते हैं। कोई भी यदि बच्चा होता है, वो यदि जन्मजात बच्चा जो तुरंत पैदा हुआ, उसको विद इन 7 डेज तक बोलते हैं एब्सोल्यूट नेजल ब्रीदर। धीरे धीरे बच्चा मुंह से सांस लेने के लिए सीखता है। कोई भी बच्चा को यदि जन्म पैदा हुआ, उसको नाक बंद कर दीजिएगा या नाक में सिक्रीशन साफ नहीं कीजिएगा जिस समय पैदा हुआ। इसीलिए आजकल पीडियाट्रिशियन रहते हैं या घर में दाई लोग रहती थी कि तुरंत नाक के पैसेज को साफ करें। यदि नाक का पैसेज नहीं साफ हुआ तो सांस मुंह से नहीं ले पाता, एब्सोल्यूट नेजल ब्रीदर होता है। नियोनेट जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नेजल ब्रीदर होते हैं, वो मुंह से उनको सांस लेने की आदत नहीं रहती है, सीखते नहीं है, तो उसको जान जाने की, सांस रुक जाने की खतरा रहता है। इसलिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको सक्शन से नाक साफ किया जाता है। सब जितने भी पीडियाट्रिशियन जाते हैं कॉल पे, वो सक्शन मशीन लेके रखते हैं छोटा सा ही, और उसको सक कर लेते हैं। तब नाक से सांस, किसी को जिसपे सिक्रेशन जमा है तो नाक से सांस लेने रहते हैं तो ठीक रहता है, नहीं तो उसको जान जाने की खतरा रहता है। ये नाक का हो गया।
तो नाक में मेनली एलर्जी और साइनोसाइटिस के बारे में जो जनरल कंसेप्ट है, साइनस जो होता है नाक के अंदर एक कैविटी रहता है। वो जनरली 3 तरह के साइनसेस होते हैं। एक मैक्सिलरी साइनस जो मैक्सिलरी बोन में रहता है नाक के लैटरल साइड में, वो 15 ml की कैविटी है, उसमें एक छोटा सा छेद रहता है ऑस्टियम। वो कैविटी में अपना सिक्रीशन बनते रहता है, उसमें एयर रहता है। वही एयर के कारण हम लोग का हेड हल्का रहता है। उसका मेन काम है साइनसेस का कि ब्रेन को थोड़ा हल्का रखे। तो वो साइनस यदि ऑस्टियम बंद हो जाता है तो साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसको हम लोग साइनोसाइटिस बोलते हैं। साइनस नॉर्मल चीज है, लेकिन यदि उसमें इन्फेक्शन हुआ, उसमें पैथोलॉजी हुआ तो साइनोसाइटिस बोलते हैं। उसी तरह में ऊपर में रहता है फ्रंटल साइड में, ऊपर में एक, इसमें भी 10 ml का दोनों साइड मिला के इस साइड से ये साइड से अंदर में एक ही हो जाता है, फ्रंटल साइनस रहते हैं। उसमें भी यदि ब्लॉकेज हो गया, म्यूकोसा का एलर्जी कारण सूजन आ गया, या किसी किसी को पॉलिप बनने का, ऑटोइम्यून डिजीज होता है जनरली, पॉलिप बनने का टेंडेंसी हो गया, नाक बंद हो गया तो माथे में दर्द रहता है। तो साइनोसाइटिस जो है वो नाक के म्यूकोसा का बीमारी है। नाक का जो पतला, नाक के अंदर बोन रहता है, बोन पे पतला म्यूकोसा रहता है। तो म्यूकोसा में सूजन एलर्जी के ही कारण मोस्टली होता है। कुछ इन्फेक्शन, कभी कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन मेनली सुपर इम्पोज्ड एलर्जी रहता ही। साइनसिस का मेन बीमारी एलर्जी कारण होता है। तो उसके बचाव के लिए है कि डेली गर्म पानी से, जिनको एलर्जी है उसके लिए तो एक सिट्रिजिन टैबलेट, अभी ज्यादा सर्दी के दिन में या कुछ समय ज्यादा होता है, जिससे भी एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी रहता है, किसी को कोल्ड से एलर्जी रहता है, तो कोशिश कीजिए कि उससे बचिए। यदि नहीं बच पाते हैं तो कम से कम नाक को एक बॉडी टेम्परेचर के वाटर से डेली पानी लेके नाक को में डालिए और उसको साफ कीजिए। जो भी सिक्रीशन होगा उसमें एलर्जेंट जमा हो जाते हैं, वो निकल जाएंगे, तो एलर्जी का चांस कम रहता है। तो कम से कम सप्ताह में 1-2 बार नाक को नॉर्मल सेलाइन से, बॉडी वाट टेम्परेचर के सेलाइन पानी से, कोई नॉर्मल पानी से, खाली टेम्परेचर होना चाहिए जो बॉडी का टेम्परेचर 35-36 डिग्री है, उतना से लेके नाक में 1 लीटर 2 लीटर पानी से डेली साफ कीजिए। जिनको ज्यादा क्रस्टिंग होता है, किन्हीं को क्रस्ट ज्यादा बनता है, ज्यादा निकलता है, तो उसमें थोड़ा सा खाने वाला कास्टिक सोडा जो होता है उसको मिला लीजिए, तो वो क्रस्टिंग को छोटा छोटा टुकड़ा में करके थोड़ा पानी को पतला कर देता है, चिकना कर देता है, तो गंदगी आराम से निकल जाती है। तो नाक को बीमारी से बचने के लिए एक है कि जो भी डस्ट है, एक्सपोजर है, एलर्जी है, उससे बचाव होना चाहिए, और दूसरा नाक को साफ रख देना चाहिए। यदि किन्हीं को डेवलपमेंट डिफेक्टिव है, 15-16 साल के बाद किन्हीं का बीच का सेप्टम ज्यादा टेढ़ा हो जाता है, बार बार ब्लॉक होता है, तो फिर डॉक्टर से दिखा के, नाक में आजकल नया नया इंस्ट्रूमेंट इंडोस्कोप आ गया है, नया नया इंस्ट्रूमेंट आ गया है, सब अंदर छोटा छोटा कैमरा डाल के कहाँ पे परेशानी है नाक में, हम लोग कंप्यूटर पे देख लेते हैं। इंडोस्कोपी उसको बोलते हैं। जैसे पेट का गैस्ट्रिक, स्टमक में कोई अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है, पेट में छोटा छोटा इंडोस्कोप डाल के देख लेते हैं। उसी तरह नाक में भी साइनसिस में कहाँ प्रॉब्लम है, कुछ फंगल इन्फेक्शन है या नाक का ऑस्टियम बंद है, हड्डी टेढ़ा है, वो इंडोस्कोपी करके देख लेते हैं, और जैसा रहता है उस तरह का ऑपरेशन का सलाह दिया जाता है। ये हो गया नाक और साइनसिस के बारे में। नाक में फिर कुछ कुछ ट्यूमर होते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब का ट्यूमर होते हैं, या फिर म्यूकोसा का ट्यूमर होता है। जो जो ऑर्गन नाक में अलग अलग टाइप का सेल होते हैं, उससे कुछ कुछ ट्यूमर निकलते हैं। यदि वो हो गया है तो उसका इलाज फिर सीटी स्कैन करवा के सर्जरी करते हैं लोग। और साइनसिस का इलाज आजकल वही एक टर्म आता है, फंक्शनल इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। मतलब साइनस में जो भी प्रॉब्लम है, ऑस्टियम बंद है या नाक की हड्डी टेढ़ी है या
पॉलिप जमा हो जाता है। कभी कभी एलर्जी के कारण नाक का म्यूकोसा इतना ज्यादा एडिमेटस हो जाता है कि पॉलिप, नाक पूरा जाम हो जाता है, पॉलिप बन जाता है। तो दो तरह के पॉलिप होते हैं, एक इथमॉइडल पॉलिप, इथमॉइडल एयर सेल से निकलते हैं, और एक एंट्रोकोनल पॉलिप, वो मैग्जिलरी साइनस से निकलते हैं। तो यदि ये सब हो गया तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे के पहले हम लोग 1 महीने 2 महीने, उसके बाद फिर उसका सर्जरी करते हैं, नाक को पूरा पैसेज एयरवे को ठीक कर देते हैं, और उसमें कोशिश करते हैं कि म्यूकोसा डैमेज नहीं हो, अंदर जो भी बोनी पार्ट खराब है उसको बड़ा एयरवेज बना दें और म्यूकोसा को प्रिजर्व करें, इसलिए फिर उसमें सिक्रीशन आते रहे, नाक साफ होते रहे। तो ये हो गया नाक और साइनसिस के बारे में। नाक से एक बच्चों में कॉमन कंप्लेन आता है कि नाक से खून निकलता है। तो नाक से खून निकलने का बहुत सारे कारण है। मेन बच्चों में 1 to 5, 6, 7 ईयर तक के मोस्ट कॉमन जो काउज है, नाक का सेप्टम, आगे वाला पोर्शन में, नाक के जो बीच की हड्डी है उसी के बगल में हम लोग भगवान ऐसा बनाए हैं कि सुपरफिशियल ब्लड वेसल रहते हैं, एक लिटिल एरिया बोलते हैं, वहां पे ब्लड वेसल बहुत सुपरफिशियल रहते हैं। तो उसमें थोड़ा सा चोट आ जाने से, नाक में तो एयरवेज आते जाते रहता है, हवा डायनेमिक स्ट्रक्चर है, हवा के दबाव से कभी कभी उस सुपरफिशियल जो नसें हैं वो डैमेज हो जाती है, या नाक में प्रिकिंग से, नोज प्रिकिंग, उंगली डाल के नाक को ऐसे ऐसे बच्चों को आदत होता है, उससे सुपरफिशियल जो वेनस प्लक्सस होता है वो डैमेज हो जाता है, उसके कारण 2, 4, 5 बूंद खून आता है। तो बच्चों में यदि 1, 2 बूंद, 4 बूंद ड्राई एयर के कारण सुपरफिशियल जो नस है वो डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, नाक को सिर्फ मॉइस्ट रखना है। मॉइस्ट रखने के लिए या वैसलीन का जेली या पानी कुछ भी नाक में बीच बीच में रात को वैसलीन का जेली लगा दीजिए, या नहीं है तो सबसे बढ़िया डिकंजेस्टेंट है, कोई भी करुए का तेल डाल दीजिए। नाक में सोते समय करुआ का तेल, कोई भी तेल डालना अच्छी आदत है, उससे नेजल म्यूकोसा डिकंजेस्ट हो जाता है, नाक बंद उंद का समस्या कम हो जाता है, चिकना रहता है, डैमेज नहीं होता है म्यूकोसा। लेकिन कान में जो एक्सटर्नल ईयर है वो स्किन है, उसमें गंदगी जमा होता है, उसमें तेल कभी नहीं डालना चाहिए। जैसे हाथ पे तेल ज्यादा लगा लीजिएगा तो इस पे डस्ट जमा हो जाएगा, गंदगी हो जाएगा, उसी तरह ईयर में स्किन रहता है, इसमें तेल कान में कभी भूल के भी नहीं डालना चाहिए। लेकिन नाक को ठीक रखने के लिए ऑयल डालना चाहिए। जिनका नोज ड्राई रहता है, ब्लॉकेज का समस्या है, उनको नाक में रात को सोते समय तेल डाल सकते हैं, वो अच्छी आदत में से मानी जाएगी। नाक में तेल डालने से कोई खराबी नहीं होती, लेकिन कान में भूल के भी कोई भी ऑयल नहीं डालना चाहिए। ये हो गया इंटीरियर ब्लीडिंग। ये जो बच्चे को नोज प्रिकिंग के कारण या मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग है वो एपिटैक्सिस बोलते हैं नोज ब्लीडिंग को। तो उसके बचाव के लिए है कि बच्चा को उंगली डालने की आदत छुड़वाइए और वैसलीन वगैरह लगाइए, यदि ज्यादा है तो एंटीबायोटिक दीजिए। यदि बार बार आता है उससे भी नहीं रुकता है तो फिर डॉक्टर के यहाँ जाके कॉटरी बोलते हैं हम लोग, मशीन से जो सुपरफिशियल वेसल है उसको कोगुलेट कर देते हैं, फिर वो परमानेंट खून नहीं आती है। और दूसरा है नाक से खून आने का ओल्ड एज में। तो ओल्ड एज में जो भी जनरली खून आता है नाक में, तो ओल्ड एज में म्यूकोसा थोड़ा डैमेज हो जाता है, म्यूकोसा में वो इन्फेक्शन होने का चांस रहता है एजिंग प्रोसेस के कारण। तो उसमें थोड़ा सा बीपी यदि बढ़ा, इन्फेक्शन रहा, तो अंदर में बहुत सारा सुपरफिशियल आर्टरी है तो उस फट जाता है, जिसके कारण तेजी से खून निकलता है। तो फिर उसका इलाज है कि डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। बीपी पहले बीपी कम कीजिए और डॉक्टर के यहाँ जाके एंटीबायोटिक, यदि बहुत ज्यादा आता है तो इंडोस्कोपिक कॉटरी करना पड़ता है। छोटा सा वेसल रहता है, उसी को मशीन से देख के जला देते हैं। उसमें पैकिंग उकिंग का कंसेप्ट अब पहले वैसा नहीं है कि नाक से खून आ रहा है तो नाक पूरा जाम कर दीजिए। मशीन से दूरबीन से देख लेते हैं, सक्शन करके कहाँ से खून आता है उसको पैक कर देते हैं। ये मोटा मोटी नाक
से रिलेटेड बीमारी, और एलर्जी तो है ही मोस्ट कॉमन, छींक आना, नाक बंद होना, उसके लिए सिट्रीजिन लीजिए, नाक को पानी से साफ कीजिए, ये इम्पोर्टेंट चीज। अब आइए ओरल कैविटी, हम लोग का जो लिप से लेके टीथ तक को एरिया को वेस्टिबुल बोलते हैं, और उसके अंदर हो गया फिर टीथ के अंदर पूरा ओरल कैविटी, जिसमें टंग रहता है, अंदर में टॉन्सिल रहता है, फिर टॉन्सिल के नीचे वेलकुला रहता है और स्पेसेस रहता है। तो बच्चों में टॉन्सिलाइटिस बहुत कॉमन बीमारी है। टॉन्सिल एक लिम्फोइड ऑर्गन है, उसमें सिंपल इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओरल कैविटी में मोस्ट कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, या कभी कभी 10-20% में, 80% जनरली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है। टॉन्सिलाइटिस, जिनको बार बार साल में 3 बार से ज्यादा टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिल में सूजन हो जाता है, खाने में दिक्कत होती है, बच्चे को बुखार आ जाती है, तो उसका इलाज है कि टॉन्सिल को ऑपरेशन के थ्रू निकलवा दीजिए। 5 साल के बाद निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, और 1 बार 2 बार होती है तो उसके लिए अपना एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक दीजिए, उससे टॉन्सिल ठीक हो जाएगा। और ओरल कैविटी में और टॉन्सिल के अलावा फिर टंग रहता है, टंग में ट्यूमर होता है, या चिक में गुटकाट का खाने से किसी को लिकोप्लेकिया हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। किन्हीं को, लेडीज लोग को कभी कभी जिनको थायराइड रहता है, उनको लाइकन प्लेन्स का भी चांस रहता है, उसमें व्हाइट पैच बन जाता है चिक म्यूकोसा पे, या किन्हीं को टंग पे लाइकन प्लेस होता है, टंग उजला हो जाता है। या फिर ओरल कैविटी में डिफरेंट टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, फिर अभी कोरोना में जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, गले में सूजन आ जाता है, तो उसका एंटीबायोटिक पड़ता है। ये मोटा मोटी हम लोग का ईएनटी से रिलेटेड। और जिनको कुछ क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना हो, फिर बताइए कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम है, उसको शॉर्टली। दादा जय गुरु। एक मिनट, वेट वेट।